नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अड्डा पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति से संबंधित है और इनके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, सबसे पहले बात करते हैं। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत एक देश है जिसका एक राष्ट्रपति भी होगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 क्या कहता है? तो आर्टिकल 55 कहता है कि मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 57 कहता है कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, री इलेक्शन। ठीक है, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन याद कीजिएगा। ठीक है, 58 कहता है कि क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, वो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो कि प्रेसिडेंट के पास होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 59 कहता है कि कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, किन किन शर्तों पर प्रेसिडेंट काम करेगा। ठीक है, आर्टिकल 60 कहता है कि ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 कहता है, आर्टिकल 61 क्या कहता है? तो प्रोसीड्यूर फॉर द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। ठीक है, आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड the term of office of the person elected to fill the casual vacancy। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज लेना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आर्टिकल से ना होकर के कुछ ऐसे जो स्टेटमेंट वाइज होता है उसके अनुसार हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रपति यानी कि देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि ये भारत का मतलब भारत एक देश है जिसका एक राष्ट्रपति होना चाहिए, होगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा, संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत दूर याद होता है। ठीक है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता का मतलब है कि वो पहले तो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्यता के आधार पर अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो राष्ट्रपति जो होगा पहला योग्यता होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए? कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अगला है, अगर हम बात करते हैं कि उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो एक राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अगला आगे बात करते हैं यहाँ पे कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर बात आता है तो राष्ट्रपति खुद होंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति जिनको कहते हैं हम लोग, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन होंगे? तो तीसरा होंगे प्रधानमंत्री। कौन होंगे? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर। और चौथा कौन होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर।
ठीक है भाई। तो यहाँ पे बात समझने की बात ये है कि मंत्रिपरिषद के अंदर यानी कि कैबिनेट, ये जो कार्यपालिका का जो होना चाहिए एग्जीक्यूटिव संघ यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में कौन होगा, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि अभी 2007 पे कमीशन के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं, 7th पे कमीशन के अंतर्गत बात करते हैं, तो एक राष्ट्रपति का पेमेंट कितना होना चाहिए, वो भी कर मुक्त होता है 5 लाख। कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कर मुक्त, इसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं रहता है। ठीक है ना, याद रखने की बात एकदम याद कर लीजिए। पहले ये कितना था, तो 1.5 लाख था, पहले कितना था 1.5 लाख का, अभी कितना है 5 लाख है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का कितना है 4 लाख है, उपराष्ट्रपति का कितना है, तो 4 लाख है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि ये राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, इसको पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर मिटा देंगे इसको। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ठीक है। एक एक करके सारा आर्टिकल भी याद होना है, एक एक करके सारे टॉपिक्स भी क्लियर होने हैं, ताकि आपके जो आ रहे हैं एग्जाम, बीपीएससी है, मेन फोकस करना बीपीएससी के ऊपर, 67 बीपीएस बहुत ही बड़ा दमदार पद के साथ आ रहा है, वैकेंट पोस्ट बहुत सारे खाली है। तो इसमें इस बार का मौका जो है कभी छूटना नहीं चाहिए। इस बार का जो मौका है, चाहे पकड़ लो इसको या जाने दो, यानी कि जान लगा दो या जाने दो, मेरा कहना ये है, ये अंतिम मौका मेरे लिए। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और जो अगर बात करते हैं एमएलए, इसमें और जोड़ लीजिए कौन, एमएलए। कौन है एमएलए, तो एमएलए ऑफ स्टेट है। कौन है, एमएलए ऑफ स्टेट, एमएलए ऑफ स्टेट। कितने स्टेट है, 29 राज्य। ठीक है, 29 राज्य और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, और प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एंड पुडुचेरी की बात की जाती है, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, पांडिचेरी भी बोलते हैं। ठीक है, अभी बात समझिए कि ये लोग जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होता है। अच्छा, ये समझिएगा ध्यान से कि इनका जो चुनाव होता है, इनका जो चुनाव होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल, एकीकरण के हिसाब से ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से इससे जुड़ा हुआ है, छूटना नहीं चाहिए बंधु। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब अगर पूछेगा कि सर ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता क्या है, तो सबसे पहले बात समझिए कि जैसे हम लोग जनरल इलेक्शन में बात करते हैं कि जनरल इलेक्शन में किसी भी एक उम्मीदवार के ऊपर हमें वोट देना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिस्ट दिए जाते हैं और आपको उसमें सीरियल रैंकिंग करना होता है, सीरियल रैंकिंग करना होता है। प्राइमरी में आप किसको चुनना चाहते हैं, सेकेंडरी में किसको चुनना चाहते हैं, अगर उससे बात किसको चुनना है तो उसको कितना रैंकिंग दीजिएगा, इस आधार पे इनकी वोटिंग होती है। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे कोई राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, तो यहाँ पे नामकरण कर दीजिए और मान के चलिए X है, Y है, Z है और K है। तो अगर मुझे पसंद है कि Y को मैं 1 नंबर पे रखूं, दूसरे इस पे, तीसरे इस पे, चौथे इस पे, तो जिसको जितना ज्यादा इस हिसाब से वोट मिलेगा तो वो राष्ट्रपति पद के ऊपर वो विजयी घोषित किए जाते हैं। मतलब समझिए कि जिसको सबसे ज्यादा रैंकिंग 1 मिलेगा वही उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। अच्छा ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि ये एग्जाम, ये जो प्रोसेस होता है प्रायोरिटी बेस होता है, प्रायोरिटी बेस होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, ओथ कौन दिलाता है। यहां समझिएगा कि राष्ट्रपति को ओथ दिलाने का काम जो होता है मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
किसके तहत, तो यहां समझिएगा ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है। ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल 60 के तहत क्या गया है, तो यहां ये भी देखते हुए चलिएगा ताकि ये याद हो जाए, रिलेवेंट बना करके किसी भी चीज को याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ओथ एंड अफर्मेशन जो है वो किसके तहत आता है, आर्टिकल 60 के तहत आता है। और कौन करता है, कौन कराता है, तो ये चीफ सीजे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ कौन है, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा, सुप्रीम, एक बार में सब याद करना है, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अब समझिए कि ये मान के चलिए प्रोसेस है चुनने का, ठीक है। अब महाभियोग का अगर बात करते हैं तो महाभियोग का बात अगर किया जाए तो महाभियोग कैसे लगाया जाता है, ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है। इसको बहुत लोग जो है रट नहीं पाते, समझ नहीं पाते, समझ जाइएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, समझ जाइएगा तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बीपीएससी के लिए लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, दरोगा तो गया काम से, ठीक है, क्वेश्चन आया ऐसा किसी के पल्ले नहीं पड़ा, तो बेहतर है कि अभी जो आने वाला मौका है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है, ठीक है। तो अभी किसको क्या करना, हटाया कैसे जाता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग महाभियोग, क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट, या फिर महाभियोग, क्या कहते हैं, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग कैसे लगता है, बात समझिएगा, महाभियोग कैसे लगता है। तो सबसे पहले ये होता कहां से शुरुआत, तो संसद से, संसद जिसको पावर हाउस कहते हैं, भारतीय राजतंत्र का ये पावर हाउस है, ठीक है। संसद के दो अंग हैं, ये समझिएगा, एलएस यानी कि लोकसभा एंड आरएस यानी कि राज्यसभा। प्रोसेस कहीं से भी शुरुआत हो सकता है, जरूरी नहीं कि लोकसभा से हो, चाहे ये जरूरी नहीं कि राज्यसभा से, कहीं से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। तो अगर हम लोकसभा से स्टार्ट करते हैं, लोकसभा को स्टेप 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, स्टेप 1 मानते हैं। तो स्टेप 1 में लोकसभा से अगर हम ये चुनाव मतलब कि महाभियोग पारित करवाना चाहते हैं तो वहां पे 1/4 भाग, 1/4 हिस्सा जो होना चाहिए, लोग लिखित क्या करेंगे, लिखित नोटिस देंगे, किसको, लोग लिखित नोटिस देंगे, किसको नोटिस देंगे, राष्ट्रपति को देंगे ना, हमको थोड़ी देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। कितने दिन तक उसका जवाब देना होता है, तो 14 दिनों तक का उनको मोहलत दिया जाता है, कितने दिन का, 14 दिन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसको यहां से पारित किया जाता है 2/3, 3 वोट से, ठीक है, 2/3 लोग प्रतिशत के लोगों का वोट होगा और प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, फिर ठीक है, वोट होने पे प्रस्ताव को क्या किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा। उसके बाद फाइनल सेशन आता है जिसमें स्टेप 3 कहते हैं, स्टेप 2 मान के चलिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये राज्यसभा में पारित होने के लिए जाएगा, यानी अगर लोकसभा राज्यसभा में होता है तो लोकसभा में जाएगा, तो यहाँ पे ये बात होती है किसमें, कि ये 2/3 वोट यहाँ से भी पास होना होगा, कितना, 2/3 वोट जो होगा, तो वोट पास अगर होता है, वोट अगर यहाँ से 2/3 वोट पास होता है, पास होने पे राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है, राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना, त्यागना पड़ेगा। अब समझिएगा ध्यान से, इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से कि संसद कार्यपालिका का जो मेन मुख्यालय है, संसद के अंतर्गत के भाग है, वो राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति के अंतर्गत यहाँ पे संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, तो पहले अगर मान के चलिए लोकसभा में पारित होता है तो 1/4 लोग लिखित नोटिस देंगे, 14 दिन तक उस राष्ट्रपति को जवाब देना होता है, इसके उपरांत उसके ऊपर 2/3 वोट का पारित होगा, अगर ये होता है तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ेगा, राज्यसभा में भी फाइनल डिसीजन के लिए 2/3 का अगर वोट पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, ये प्रोसेस समझ में आ गया, इसको समझ लीजिए ठीक से। अब जो एक राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां दी गई होती है,
एक राष्ट्रपति के हाथों में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, तो उनमें से कुछ शक्तियों के बारे में मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी शक्तियां तो बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। छोटे से चीज में बहुत सारा चीज आना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंट चीज आना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। फालतू की बकवास अपने दिमाग में मत घुसा लो, ये बाकी का कोई बात नहीं ना घुसे। ठीक है, यहां पर बात करते हैं कि क्या है, राष्ट्रपति के दिए हुए कुछ नियुक्तियों के ऊपर जो है वो कौन कौन सी नियुक्ति है जिसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का जो पावर होता है, अधिकार, नियुक्ति करने का अधिकार, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी सरकार को गिरा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर पूरी सरकार को गिरा सकता है, यानी कि प्रधानमंत्री अगर कह दे कि सर अब हमसे ही मंत्रिपरिषद चल नहीं रहा है, वो सुनता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो बनता नहीं है, तो उसके आधार पे उस मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जा सकता है। उनका किसके पास ताकत है, तो राष्ट्रपति के पास ताकत है। यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद भंग करना। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति की जा सकती है। सीजेआई एंड सीजे, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आधा समझेंगे नहीं और बोलेंगे कि सर लिखे क्या थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, एजीआई का नाम सुने ही होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति कौन करते हैं, कि राष्ट्रपति के पास होता है पावर। ठीक है, लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन हो और या फिर सदस्य हो, चेयरमैन हो या फिर एंड मेंबर्स हो। ठीक है ना, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी भी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, वित्त आयोग के सदस्य जो चुने जाते हैं ये भी इनके द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो होते हैं सदस्य, मेंबर्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, मेंबर्स कौन चुनेगा, राष्ट्रपति चुनेगा, कौन चुनेगा। ठीक है, अगला गवर्नर तो जानते हैं कि एजेंट ऑफ सेंटर होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के वो क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। तो गवर्नर्स को भी कौन चुनते हैं, गवर्नर्स को भी चुनने वाले राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आप समझिएगा कि राष्ट्रपति जो होता है ना वो संसद का अभिन्न अंग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कि जैसे कि लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, तो तीसरा अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और ये भी आपको मालूम होगा कि तीनों सेनाओं के प्रमुख अगर कहे जाए तो सीडीएस से भी ऊपर अगर बात किया जाए, अभी सुने न्यूज आया होगा ना कि हमारे सीडीएस जो है पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उनके ऊपर भी कौन बैठते हैं, तो सेना प्रमुख कहे जाने वाले, तीनों सेनाओं के प्रमुख कहे जाने वाले वो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कौन है, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। कौन जाना जाता है, भारत के प्रथम व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब याद समझिएगा कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही क्या होता है,
कानून बनता है। मान के चलिए कि दोनों संसद, अगर दोनों संसद के दोनों हाउस, संसद के एलएस एंड आरएस, कुछ और मत समझिएगा, एलएस और आरएस, ठीक है, एलएस यानी कि लोकसभा एंड आरएस मतलब राज्यसभा, दोनों सदनों से कोई बिल अगर पारित कर दिया जाए तो अंतिम मुहर यानी कि अंतिम ठप्पा लगाने वाले कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं। इन्हीं के पास अधिकार है और ये अपने अधिकार से किसी ऑर्डिनेंस को कानून के रूप में बदलाव कर सकते हैं। तो ये पावर इनके पास है। कुछ पावर्स और भी है तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो देखने में आपको अटपटा लगेगा, इसे छोटे छोटे वीडियो में तोड़ तोड़ के देंगे, मेरा वीडियो भी चलेगा और हम भी चलेंगे। तो बेहतर ये है कि इतना तक याद कर लीजिए इस वीडियो में, अगले वीडियो में फिर से वेट कीजिए। अच्छा लगेगा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि एक आध व्यू और मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।